आज का अपना जो टॉपिक है वो है 11th क्लास की फिजिक्स से, यानी अपने पास में जो आज का टॉपिक रहने वाला है वह 11th क्लास की फिजिक्स से है। और टॉपिक अपने पास में जो है वो आपके हाफ ईयरली की एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है। यानी अपने पास में है बलाघूर्ण एवं कोणीय संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। इसकी आज हम यहां उत्पत्ति करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले तो अपने पास में है रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण और बल। इनके बीच में आपस में अगर हम संबंध देखें तो फिर उनसे मिलाकर हम यहां पर टॉ और जे में रिलेशन स्थापित करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास में ये है चूंकि कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में संबंध, चूंकि कोणीय संवेग जे वेक्टर से मैं इसको दर्शा देता हूं, सदिश राशि है। कोणीय संवेग व रेखीय संवेग पी वेक्टर के संबंध से, इनके बीच में जो रिलेशन है उससे हम यहां पर इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। और रिलेशन इनके बीच में है जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि कोणीय संवेग जो है वह आर वेक्टर और पी वेक्टर के सदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जहां आर वेक्टर जो है वह मूल बिंदु से जो पार्टिकल है उसका स्थिति सदिश है और पी क्या है, उस कण का रेखीय संवेग है। दोनों ही जो ये मान है आर वेक्टर और पी वेक्टर, ये समय के सापेक्ष परिवर्तित हो सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों समय के सापेक्ष क्या है, चर राशि हैं। तो अब हम यहां पर इस पूरे समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं क्योंकि परिवर्तन इनमें हो सकता है। फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। यहां पर हम कर देंगे समय के सापेक्ष समीकरण एक का अवकलन करने पर यहां पर हमारे पास में है dj वेक्टर बाई dt और इधर अपने पास में हो गया d बाई dt r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। ये अपने पास इसका रूप बन जाता है जब हम दोनों साइड में इसका क्या करते हैं, अवकलन। यहां पर आप जो अवकलन कर रहे हैं वो इन दोनों का कर रहे हैं समय के सापेक्ष, और दोनों ही ये जो राशियां हैं वो परिवर्तित होती हैं समय के अनुसार। इसका मतलब ये दोनों के दोनों चर हैं और दो चर राशियां जब एक दूसरे के गुणा में होती हैं तो अवकलन का एक गुणधर्म है, उसको हम यहां पर अप्लाई करेंगे। उसके अनुसार हम यहां पर ये जानते हैं क्योंकि जैसे डी बाई डी टी यू और वी, यहां पर u और v जो है ये दोनों वेरिएबल है यानी चर है। कहने का मतलब इन दोनों का मान समय के अनुसार बदल जाता है। तो अब इनका अवकलन करने का जो तरीका है वैसे आपको कक्षा में बताया गया होगा। इसके लिए तरीका यह है कि इन दोनों में पहले किसी एक को कांस्टेंट मान लिया जाता है, दूसरे का अवकलन कर दिया जाता है। फिर सेकंड को कांस्टेंट माना जाता है और पहले वाले का क्या कर दिया जाता है, अवकलन। कहने का मतलब u को कर देता हूं मैं बाहर और v का कर दूंगा यहां पर अवकलन, प्लस में अब v को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा du बाई dt। तो रूप आपका कुछ ऐसा बन गया, फर्स्ट सेकंड का अवकलन, सेकंड और फर्स्ट का अवकलन। इसी का यूज करते हैं और यहां पर इसको अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास dj वेक्टर बाई dt, यहां पर देखो r एक तरह से u की तरह काम कर रहा है और p जो है वो v की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर u बाहर है तो मैं r को अलग कर देता हूं। साथ में यहां पर एक क्रॉस वाला साइन आएगा क्योंकि यहां पर हमारे पास सदिश गुणनफल है, इसलिए क्रॉस को हम हटाएंगे नहीं क्योंकि वेक्टर लग रहा है इसके। और p का क्या कर देंगे हम यहां पर अवकलन, फिर यहां पर है प्लस। अब अपने पास में है कि सेकंड को हम यहां पर बाहर कर रहे हैं। कहने का मतलब p वेक्टर आएगा बाहर की ओर और r का क्या होगा, अवकलन। कुछ ऐसा होगा लेकिन ऐसा करना नहीं है, इस तरीके के अनुसार ऐसा बन जाएगा, सेकंड बाहर क्रॉस पहले वाले का अवकलन। इस तरीके के हिसाब से ये फॉर्म आपका ऐसा बनेगा, फर्स्ट
सेकंड फर्स्ट, सेकंड सेकंड फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट, यही रूप हुआ इसका। लेकिन अपने पास यहां पर कोई साइन वगैरह नहीं लग रहा है इनके बीच में। यहां पर आपकी सदिश गुणनफल है और सदिश गुणनफल में आपने यहां पर क्या कर दिया, आर वेक्टर पहले था, पी वेक्टर बाद में, आपने पी वेक्टर पहले ले लिया, आर वेक्टर को बाद में कर दिया। कहने का मतलब आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। क्रम विनिमय का पालन ये सदिश गुणनफल नहीं करता है, तो इस वजह से आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जबकि अदिश गुणनफल में क्या होता है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट कैसे भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सदिश गुणनफल होता है तो वहां पर वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, तो आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब P को आप पहले नहीं लिख सकते, R पहले ही रहेगा, P बाद में रहेगा। तो आप यहां पर ऐसा न करके कुछ ऐसे करेंगे कि R का अब आपको करना है अवकलन, तो आप इसका यहीं पर ही अवकलन कर दीजिए, डी आर वेक्टर बाई डी टी, और क्रॉस में P को बाहर करना है, उसको अलग कर दिया अपन, यानी एक बार P का अवकलन और एक बार R का अवकलन, R अलग और P अलग। अवकलन भी कंप्लीट हो गया और ऑर्डर भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, इस वजह से हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। ये अपने पास में आ गया। अब आप यहां पर देखिए, ये वाला जो रूप आपके पास में डीपी वेक्टर बाई डी, गति का सेकंड नियम ये बोलता है कि आरोपित बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर। इसका मतलब ये डीपी वेक्टर बाई डी किसके बराबर हो जाएगा, आरोपित बल के बराबर। तो ये रूप कुछ ऐसा बनेगा, डी जे वेक्टर बाई डी टी बराबर अपने पास में आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एफ वेक्टर, और डी आर बाई डी टी, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर में परिवर्तन हो रहा है, तो ये आ जाएगा उस कण का वेग। यहां पर अपने पास में आ जाएगा वी वेक्टर क्रॉस संवेग है, संवेग की जगह एम वी वेक्टर में लिख सकता हूं। तो यहां पर हमारे पास वी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, एम तो अदिश राशि होती है, इसको तो आप चाहो तो बाहर कर दीजिए, तो वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बन जाएगा। और ये जो रूप आपके पास में है, ये बलागुण और बल में संबंध को दर्शाता है, तो इसको मैं दर्शा देता हूं समीकरण नंबर 2 से। तो चौकी मैं यहां पर लिख सकता हूं, टॉ वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, किसका मान निकाला, बल आघूर्ण का। ये बलागुण और बल में रिलेशन है। और अब अपने पास इसको आगे हल करते हैं, तो इस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर की जगह मैं टॉ वेक्टर लिख दूंगा, तो अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा। इसलिए डी जे वेक्टर बाई डी टी बराबर यहां पर हो जाएगा टॉ वेक्टर प्लस एम को मैंने बाहर कर दिया है, और दोनों वी वेक्टर अंदर। तो यहां पर दोनों सेम ही राशि हैं जिनका सदिश गुणनफल हो रहा है। कहने का मतलब दोनों एक ही दिशा में है, सेम राशि है तो दोनों एक दिशा में हुई, समांतर सदिश बन चुका है। यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, सदिश गुणनफल का जो रूप है उसको जब खोलते हैं तो यह बनेगा पहले वाले का परिमाण यानी v, दूसरे वाले का परिमाण वो भी v होगा, इसलिए स्क्वायर कर देता हूं, और साइन थीटा, दोनों एक ही है, एक ही दिशा में होंगे, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री का, और साइन 0 का मान 0 होता है, यानी फाइनल इसका जो मान आएगा, मान जो होगा वो शून्य होगा। वैसे यहां पर आएगा 0 वेक्टर यानी शून्य सदिश, लेकिन वैल्यू की बात करें तो इसका मान हो जाएगा 0। इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं। इस वजह से ये वाली जो टर्म्स है वो पूरी यहां पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने पास क्या बचा, डी जे वेक्टर बाई डी टी बराबर में टॉ वेक्टर, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, टॉ वेक्टर बराबर डी जे वेक्टर बाई डी टी, और यही वह सूत्र है जो आपके बलाघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध को दर्शाता है। इसके अनुसार कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बलाघूर्ण के क्या होती है, बराबर होती है। सेम यही वाला पैटर्न बन गया, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, बराबर। यही संबंध यहां पर आपको दर्शाना था। यहां पर हो गया समीकरण नंबर 3, लिख देते हैं यहां पर इसका सारांश। अतः कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बलागुण
बल आघूर्ण के बराबर होती है। यह सूत्र स्थापना आपको वहां पेपर में कंप्लीट करनी थी। इसी संबंध से आपके बनता है कोणीय संवेग संरक्षण नियम, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आया हुआ भी था, जिसके अनुसार यदि हम यहां पर थोड़ा सा समझें, यदि टॉ बराबर 0 हो तो डी जे बाई डी टी जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0। यानी जे का अवकलन कर रहे हैं और वो कितना है, 0। तो कांस्टेंट का अवकलन ही कितना होता है, 0 होता है। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी इसके अनुसार किसी निकाय पर आरोपित कुल बल आघूर्ण का मान 0 हो तो उसका कुल कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। इसे बोलते हैं कोणीय संवेग संरक्षण नियम। इसी के अनुसार आपके पास अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो यह आपके रेखीय संवेग संरक्षण नियम बन जाएगा। यदि आरोपित बल का मान 0 हो तो वहां पर रेखीय संवेग का मान क्या रहता है, नियत रहता है। इसे बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण नियम। इसका मतलब ये जो डेरिवेशन आपके कंप्लीट हुआ है, इससे आपके 3 क्वेश्चन हाफ ईयरली में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपके ये था रेखीय संवेग संरक्षण नियम का, एक था कोणीय संवेग संरक्षण नियम का, और एक खुद इस सूत्र की उत्पत्ति आपको एग्जाम में पूछी गई थी। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नोट अब आप यहां से इसको कर लीजिए। आपके रिलेशन था टो वेक्टर और जे वेक्टर में, तो नोट आप इसको कर लीजिए, जो कि आपके कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है बलाघूर्ण एवं कोणीय संवेग में संबंध। नेक्स्ट में देखेंगे अब हम इसका कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।